Hello students, we come back again in our part 5 civics lesson, framing our constitution. The point number 8 in our constitution, Indian constitution, amendments in constitution. Compared to other countries, constitution of India is dynamic. Constitution can be amended as and when required. Constitutional provisions can be amended in 3 ways. Amendments in Constitution. संविधान संशोधक उपबंध. अपना भारत के संविधान के अंदर अपना कॉन्स्टिट्यूशन को और कोई कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करने में our India's constitution becomes dynamic, that means very powerful and liberal also. Constitution can be amended as and when required. समय और संकुल अनुसार समय समय उस पर संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के अंदर भी चेंजेस चाहिए, तो चेंजेस करते बिकॉज अवर Indian judicial system recommended some changes in our constitution. तो ये इसके अनुसार अपना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस 3 भागों में बांटा गया है. फर्स्ट वन, amendments can be made by a simple majority of members present and voting in the parliament. ऐसा कुछ परिस्थिति हो जाता है संसद के अंदर संविधान में थोड़ा बहुत तो सुधार करने का, तो ये सुधार करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स की वोटिंग की ज़रूरत है संसद के अंदर, तो सामान्य बहुमति के साथ सुधार किया जाता है. और सर्टेन अमेंडमेंट्स, इन सेकेंड पॉइंट, सर्टेन अमेंडमेंट्स require a special majority, that is 2/3, 2/3 majority of members present and voting. ऐसा कुछ परिस्थिति संसद में होता है, ऐसा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ 2/3 ऑफ मेंबर्स की वोटिंग की ज़रूरत पड़ता है, तो उसके बाद अमेंडमेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर अमेंडमेंट्स की चेंजेस किया जाता है. कंसर्निंग द यूनियन स्टेट रिलेशंस, द स्पेशल मेजॉरिटी दैट इज 2/3, 2/3 and the concurrence not less than 50% of the state legislature is required. ये अपना संविधान के अंदर कुछ भागों में सुधार करने के लिए ऐसा कुछ है, यूनियन एंड स्टेट रिलेशन, ये आंतरिक थे राज्य और केंद्र सरकार के अंदर एक स्पेशल मेजॉरिटी, दोनों का, केंद्र और राज्य सरकार की दोनों की स्पेशल मेजॉरिटी, बहुत बहुमति चाहिए वोटिंग के साथ, वो भी 2/3, दैट मीन्स 2/3 पार्ट का मेजॉरिटी चाहिए, वोटिंग करना पड़ता है. और इसका कॉन्करेंस, दैट मीन्स ये इसका आधी से आधी जो 50% का मेजॉरिटी के साथ मेजॉरिटी नहीं होएगी तो वो संसद के अंदर वो सुधार नहीं किया जाएगा. स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वायर्ड नॉट एट ऑल द 50% की कम नहीं होना चाहिए. देन इफ देर इज एनी अमेंडमेंट टू बी मेड इन द इंटर रिलेशंस between union state structure of or in supreme judiciary, then half of the states from the total states have to give consent. Judgment of court can also bring amendment by the parliament. There will be no change in the basic structure of constitution. Simple majority in parliament can bring change in the amendments of the constitution. That's why our constitution is known as the most inconstant and flexible document, but at certain cases it is not amendable by simple majority. Without the majority consent of states, it's not amendable. Then to the mixture of both makes the constitution. केंद्र और राज्यों की
आंतरिक संबंध या उच्च न्यायालय के स्वरूप में परिवर्तन करना हो तो आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति आवश्यकता होता है। तो इसमें स्टेट केंद्र और राज्य सरकार की आंतरिकता में इसका संबंध में कुछ भी सुधार करना हो तो ये दोनों का अधिकार सुप्रीम कोर्ट दैट मीन्स उच्च न्यायालय का अनुसार में किया जाता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके अधिकार के संबंधित में फैसला को लेकर ही सुधार करते बराबर। तो जजमेंट ऑफ द कोर्ट इसमें इम्पोर्टेंस है। संसद के अंदर सुधारने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन इम्पोर्टेंस। और इसके अलावा और कोई चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर में और कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते विदाउट द डिसीजन ऑफ members of the ministers of council that was attended by the voting system, and there is no more change in the basic structure of the constitution. Simple majority in parliament can bring change in the amendments of the constitution. So सामान्य बहुमति के साथ संसद के अंदर थोड़ा बहुत तो चेंजेस ला सकते हैं और इसके कारण से अपना संविधान को बहुत लिबरली और उसको फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट भी किया जाता है। माने अपना कानून के हिसाब से अपना भारत संसद के अंदर अपना कानून के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को सुधार भी कर सकते और उसको अच्छी तरह से प्रयोग भी कर सकते। और बट एट सर्टेन केसेस इट इज़ नॉट अमेंडेबल बाय सिंपल मेजॉरिटी। ऐसा कुछ केस होता है, ऐसा कुछ परिस्थिति होती है, उस समय पे सामान्य बहुमति के साथ सुधार नहीं कर सकते, उसका स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। विदाउट द मेजॉरिटी कंसेंट ऑफ स्टेट्स इज नॉट अमेंडेबल। राज्य सरकार की मेजॉरिटी बिना कोई भी सुधार नहीं कर सकते। और देन टू द मिक्सचर ऑफ बोथ मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन। सो केंद्र और राज्य ये दोनों सरकार की संसद के अंदर बहुमति के साथ चेंजेस करेंगे, ये दोनों मिलके ही सुधार कर सकते। नेक्स्ट, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार। सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार। अवर इन इंडिया वी हैव अ सिस्टम ऑफ अडल्ट सफरेज विच इज़ फ्लेक्सिबल। According to that, any citizen who is above 18 years of age and above possesses right to vote in the elections of parliament, legislative assemblies, local self-government bodies without any discrimination of education, property and economic standard. तो इसमें अपना भारत में संविधान के द्वारा 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की सभी नागरिकों की स्वतंत्र रूप से समान मत देने का अधिकार दिया गया है। वो भी अपना मनपसंद उम्मीदवार को चुनने का अधिकार है। तो उसका उम्र 18 साल से उससे अधिक होना चाहिए। और इन लोग ऐसा सेलेक्ट किया हुआ संसद में जा सकते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ में भी अपना सेलेक्टेड पर्सन्स को सेंड कर सकते। और इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशंस नहीं है। एजुकेशन, प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक स्टैंडर्ड की कोई भी अधिकार अनुसार से कोई भी डिस्क्रिमिनेट करके नहीं सेलेक्ट करते। सो वी हैव द राइट टू सेलेक्ट द और एलेक्ट द वन ऑफ द पर्सन टू रूल अवर कंट्री बाय द सिस्टम ऑफ वोटिंग। देन सेकुलरिज्म सांप्रदायिकता। तो अपना पहले पेज में भी पार्ट 3 में भी सेकुलरिज्म के बारे में वो देखा है। तो वी मूव अबाउट सम ऑफ द लाइन्स इन द सेकुलरिज्म। इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ सेकुलर स्टेट। वी ऑलरेडी नो अबाउट इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। सो डिफरेंट रिलीजियंस पीपल्स रिजाइड इन इंडिया। भारत के अंदर भारतवासियों में बहुत धार्मिक लोग रहते हैं और therefore the state cannot discriminate any citizen on the basis of religion. So धर्म के आधार पर कोई भी नागरिकता को
अपना स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, और नो सिटीजन कैन बी गिवन स्पेशल राइट्स और कैनॉट बी डिप्राइव्ड विद सर्टेन राइट्स। ऐसा धर्म के अनुसार पे कोई भी सिटीजन्स को, कोई भी नागरिकता को स्पेशल राइट्स भी नहीं दिया जाता है, और उसके साथ वो राइट्स को डिप्राइव भी नहीं करते। वो मेन धर्म एक पालन है, तो उसके अनुसार नहीं चलता है ना केंद्र और राज्य सरकार। The state has to be absolutely impartial and neutral in respect of religions. Only secular state can offer proper or equal treatment towards all citizens. Secularism means that the state doesn't interfere in matters of religion or is based to any specific religion. The state has to be secular and indifferent. Followers of every religion are free to follow and practice their religion of choice. सो भारतीय संविधान सांप्रदायिक पक्षपात अथवा धार्मिक मामले से दूर है, वो अपने को पता है। तो धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, और अपना धर्म के अनुसार पालन करने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता अपना भारत के अंदर किया जाता है, उल्लेख किया जाता है। और मार्गदर्शक सिद्धांतों से समान नागरिक कानून का समावेश भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है माने मार्गदर्शक सिद्धांतों में समान नागरिक, सभी इक्वल है, सब सिटीजन्स, ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल इन अवर इंडिया अकॉर्डिंग टू अवर लॉ एंड ऑर्डर। कानून का समावेश भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। सो वी आर ऑल इक्वल इन अवर इंडिया, वी कुडंट डिस्क्रिमिनेट एनी कास्ट, रिलीजन, क्रीड, कलर और एक्सेट्रा। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, मूलभूत अधिकार और कर्तव्य। तो व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स एंड व्हाट आर द ड्यूटीज दैट द सिटीजन हैव इन अवर इंडिया? वी हैव सम important rights. The 6 fundamental rights are very important in our country. So we already know about in our low class, that means in 6th, 7th, 8th standard. Now what are the fundamental rights and duties are there? Fundamental rights are conferred to the people of India by the constitution to live a dignified life. The most valuable capital of our country is in the overall development of nations, which further lies in the fundamental duties and rights. Right to constitutional remedies used for the children 6 to 14 years of age, right to educate are also made available. मूलभूत अधिकार और कर्तव्य। भारत के लोग एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक के रूप में गौरवपूर्ण जीवन जी सके, और इसके लिए संविधान द्वारा लोगों को मूलभूत अधिकार प्रदान किया गया है। तो नागरिकों के सर्वग्राही विकास के साथ राष्ट्र के विकास के आवश्यक स्वतंत्रताओं की पुष्टि के साथ अधिकार और कर्तव्य के साथ जीने का तरीका दिया गया है। तो इसमें यहाँ अपने को जो राइट्स दिया है उसमें इम्पॉर्टेंट राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो इसमें जो चिल्ड्रंस होते हैं ना 6 to 14 ईयर्स, वो बच्चों को ज़रूर शिक्षा देने का अधिकार है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल, ये संविधान के अंदर लिखा गया है, कंपल्सरी एजुकेशन गिवन टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग एज 6 to 14, दैट इज रिटर्न इन अवर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, राइट टू एजुकेशन। Now the 13th point, the directive principles of state policy, राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत। प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फर्स्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशंस, ये संविधान क्या होता है, ये भारत के अंदर क्यों दिया गया है, क्यों लिखा गया है, रिटन डॉक्यूमेंट क्यों बनाया, ये पूरी अपना नागरिकों को रक्षा करने के लिए। Protection of people, security and welfare should be carried out by the states.
कि पूरी की पूरी काम केंद्र सरकार नहीं कर पाएगी, तो इसलिए ये काम को राज्य सरकार को बांटा गया है. So these principles provide directions for state governance and policy making, so they are called as directive principle. ये राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत राज्यों को आवश्यक मार्गदर्शन देता है, और जिसके कारण इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक सिद्धांत कहा जाता है. नेक्स्ट, प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड सेक्शंस एंड ट्राइब्स. प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड सेक्शंस एंड ट्राइब्स. पिछड़े वर्ग और आदिवासी जातियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं अपना कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है. क्या क्या है? फर्स्ट, टू अपलिफ्ट एंड इंक्लूड बैकवर्ड सेक्शंस and tribes and deprived class in the mainstream. There are specific provisions in the constitution. Reserved seats are allocated in legislature and local self-governing bodies. Election to provide representation. Reservation quota has been provided for admission in educational institutes and government jobs in proportion to their population to provide equal opportunity. Children of backward sections and tribes are given scholarships and basic amenities and waived fees which come under optimistic policies and shielding policies as per provision in the constitution. समाज के पिछड़े वर्ग अथवा पिछड़े जातियों विकास में पीछे रह गए समूह के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया गया है. इनके लिए रिजर्व सीट्स, इनके लिए विशेषा और व्यवस्था भी किया गया है, और इन लोग विधानसभाओं में, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं में, और इन्हें पर्याप्त राजकीय प्रतिनिधित्व प्राप्त होने के लिए इसलिए कुछ सीटों इनके लिए आरक्षित रखी जाती है. और इन वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए समान अवसर प्राप्त किया गया है और अलग सीट्स अलॉटमेंट्स दिया गया है. तो इसके कारण से इक्वल गवर्नमेंट जॉब्स और इनका जो पॉपुलेशन है उनके हिसाब से और इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी. जो बच्चे बैकवर्ड सेक्शन से होते, ट्राइब्स होते, आदिवासी लोग होते, उनके लिए वो बच्चे के लिए स्कॉलरशिप भी दिया गया है, बेसिक एम्यूनिटीज़ एंड वेव्ड फीस. तो उसमें पिछड़े वर्ग के बालकों होते हैं ना, बालकों, तो इनको शैक्षणिक विकास के लिए भी इनके छात्रवृत्ति और शुल्क मुक्ति का लाभ तथा अन्य सुविधा प्रदान की जाती है. और इनके लिए संविधान में सकारात्मक, ये पिछड़े वर्ग का बच्चे के लिए बहुत सारा सुविधा और व्यवस्था किया गया है, और इनके लिए संविधान में सकारात्मक भेदभाव अथवा रक्षणात्मक भेदभाव की नीति की विशेष व्यवस्था की गई है. जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द पीपल ऑफ अवर इंडिया. जो बच्चे जितने भी हैं, आपका लेक्चर किया गया है उसके अनुसार आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट्स लेके अपना नोटबुक में फिल कर लेना, और उसके बाद जो मेन वर्कशीट्स आएगी लेसन वाइज उसको अपना नोटबुक में फिल करके रखने का. आफ्टर द स्कूल रीओपनिंग, सो एवरी सब्जेक्ट टीचर्स कैन चेक द नोटबुक. Okay, thank you.